हफ्ते दर हफ्ते सत्रों का सिलसिला जारी था। सत्र का अंत या तो देवात्माओं के कुछ संदेश छोड़ जाता था या ब्रायन ब्रिज के लिए कुछ सवाल। बार बार वो सत्रों के दौरान रिकॉर्ड ऑडियो टेप को चलाते, सुनते, फिर विचारों के समुद्र में डूब जाते। कई जवाब तो उन्हें अपने लिए भी जानने बहुत ज़रूरी थे, जैसे वो देवदूत कौन था जिसे उनके लिए भेजा गया था, उनकी मदद के लिए। पर आखिर क्यों, किस लिए, उन्हें मदद चाहिए ही क्यों? जवाब समय की गर्द में था। डॉक्टर विस के पास अगर कुछ था तो बस इंतज़ार। किसी और से ज़्यादा कुछ साझा भी नहीं कर पा रहे थे वो। डर था कि पता नहीं उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वो इस पर भरोसा करेंगे भी या नहीं, या इनका मजाक उड़ाएंगे। कहीं इनकी प्रतिष्ठा ही न चली जाए। अपने भविष्य को लेकर लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे, इन सब विचारों को सोचकर डॉक्टर विज ने चुप्पी साध ली थी। अच्छा, ये इस केस को छोड़ भी नहीं पा रहे थे। चाहते तो बंद भी कर सकते थे सत्र, पर कहीं न कहीं इन जानकारियों के साथ इनका अपना भी आकर्षण जुड़ गया था। अंदर से ये स्वयं भी जानने के इच्छुक थे। धीरे धीरे ये इन जानकारियों को अपनाते गए, जिसके परिणाम स्वरूप इनका खुद का जीवन भी काफ़ी सरल और संतुष्ट हो गया। रिश्तों में ईमानदारी आ गई थी। पारिवारिक जीवन भी पहले से काफ़ी बढ़िया हो गया था। धीरे धीरे डॉक्टर विस के अपने खुद के नेचर में भी बदलाव आ रहा था। लोगों के रिएक्शन का डर भी धीरे धीरे इनके मन से मिटने लगा। कुछ लोगों से इन्होंने इन बातों को साझा भी किया और यकीन मानिए काफ़ी आश्चर्यजनक परिणाम मिला। लोगों ने इनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाया और कईयों ने तो अपने निजी पारलौकिक अनुभव को इनके साथ साझा भी किया। वो अनुभव जो उन्होंने अपने जीवन साथी तक को आज तक नहीं बताए थे। वो लोग भी यही सोचकर चुप हो जाते थे कि पता नहीं लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे। पर अगर खोजा जाए तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें इस तरह के पारलौकिक अनुभव हुए हैं। डॉक्टर वेज के ही अस्पताल में क्लिनिकल विभाग के एक प्रमुख थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत फेमस थे। पर उनके साथ था कि वो अपने मृत पिता से बातें किया करते थे और कई बार तो उनके पिता ने उन्हें गंभीर खतरों के प्रति भी पहले से ही आगाह कर दिया था। बच भी गए थे वो। इसी तरह से एक प्रोफेसर थे जिन्हें अपने रिसर्च से जुड़ी जानकारियां सपनों के जरिए मिल जाया करती थी। उनके सपने हमेशा सच होते थे। इसी तरह से एक और डॉक्टर थे जो फ़ोन देखे बिना ही बता देते थे कि किसका फ़ोन आया होगा। मतलब घंटी बजी और फ़ोन उठाने से पहले, उसे देखने से पहले ही बता देते थे कि किसका फ़ोन है, बिना देखे। ऐसे ही एक महिला डॉक्टर थी जो पहली बार रोम घूमने गई थी और बिना किसी के मदद के उन्होंने पूरा शहर घूम लिया, जैसे पूरे शहर का नक्शा उनके दिमाग में हो। शहर के एक एक कोने को वो भली भांति पहचान रही थी। यहाँ तक कि इटली के लोग भी उन्हें इटली वासी ही समझ रहे थे। बार बार वो इटालियन भाषा में उनसे बात कर रहे थे। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये बाहर की है। मतलब इतने अच्छे तरीके से पूरे शहर को जानती थी कि अकेले ही पूरा शहर घूम आई। खुद भी वो हैरान थे इस बात से कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। कैसे उन्हें पता था सब कुछ, एक एक कोना, एक एक चौराहा वो अच्छे से पहचान रही थी। यानी इतने पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अनुभव से गुजरने के बाद भी इन चीज़ों के प्रति चुप्पी ही साधे रहते हैं। पर इन अनुभवों को वो नकार नहीं पाते। खैर, डॉक्टर विस को उनके उधेड़ बुन के साथ छोड़ते हैं और देखते हैं कि कैथरीन के सत्र में क्या हुआ। गिडान, जी, गिडान नाम की एक आत्मा कैथरीन को घेरे हुए थी।
उससे बात करना चाहती थी। उसकी प्रेजेंस एक अभिभावक की तरह लग रही थी उसको। थोड़ी ही देर में वो आत्मा उसके चारों ओर घूमने लगती है, खेलने लगती है, उछल कूद करने लगती है, जैसे वो बताना चाहती हो कि वो उसके चारों तरफ है, हर जगह। उसके होने से कैथरीन खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि जब उसे किडान की ज़रूरत होगी वो वापस ज़रूर आएगा। कैथरीन कई और आत्माओं को भी देख पा रही थी। कुछ भौतिक अवस्था में थी, कुछ पुनरुद्धार की अवधि में, कुछ अभिभावक आत्माएं थी। अब डॉक्टर वेस कैथरीन से पूछते हैं कि आखिर हम सीखने के लिए वापस क्यों आते हैं? आत्म स्वरूप में ही रहकर क्यों नहीं सीख लेते? इस पे कैथरीन कहती है कि सीखने के कई स्तर होते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम आत्मिक रूप से नहीं सीख सकते। वो शरीर के अंदर ही रहकर सीखा जा सकता है। जैसे कि दर्द। आत्मा को दर्द महसूस होता ही नहीं, पर शरीर रूप में आप दर्द को महसूस कर सकते हैं। आपको चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं, पर आत्मिक रूप से हमेशा आनंद और निरोगी होने का ही एहसास होता है। आत्माओं के आपसी व्यवहार भी एक अलग रूप के होते हैं, जहाँ प्रेम तो है पर मोह नहीं, रिश्तों का कोई नाम नहीं। पर अगर शारीरिक रूप से देखें तो हम संबंधों को भी अनुभव कर पाते हैं। इसलिए सब कुछ आत्म स्वरूप में रहकर तो नहीं सीखा जा सकता। इतना कहकर कैथरीन कुछ देर के लिए चुप हो गई। कुछ समय पश्चात वो परम चेतना की अवस्था से अपने किसी पिछले जीवन में पहुंच गई। उसने किसी नीली सवारी गाड़ी का जिक्र किया जिसमें बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे और दो घोड़े उसे खींच रहे थे, जिसमें एक स्लेटी रंग का घोड़ा था और दूसरा भूरे रंग का। स्लेटी वाले घोड़े का नाम एप्पल था, क्योंकि उसे सेब बहुत पसंद थे, इसलिए उसका नाम ही एप्पल रख दिया गया। दूसरे वाले घोड़े का नाम ड्यूक था। उसके पैर बहुत बड़े बड़े हैं। अब इस जीवन में कैथरीन खुद को एक बच्चे के रूप में देखती है। उसके साथ पड़ोस का एक और बच्चा भी है। कैथरीन का नाम मैडी और पड़ोसी बच्चे का नाम, जो इसका दोस्त भी था, उसका नाम एडवर्ड था। इनके बाल भूरे हैं और इन्होंने जो जूते पहन रखे थे बटनदार, वो बाहर की तरफ खुलते थे। इन दोनों ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों के फूंदे बने हुए थे जो पीछे की तरफ से जुड़े थे। इनका घर काफ़ी बड़ा था, बहुत ढेर सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। सब ने कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे पहन रखे थे। कई तरह का ढेर सारा खाना पक रहा था इनके यहाँ, जिसमें रोटी और मांस भी था। अंदर जाके पता चला कि इनके बहन की शादी हो रही थी। अब इन दोनों को अंदर से भगा दिया गया कि भाई तुम लोग जाओ, बाहर जाओ, खेलो, और हाँ, गंदे ना होने की हिदायत के साथ, मतलब बाहर रहो, खेलो, पर गंदे नहीं होना है। सफ़ेद कपड़े हैं ना, तो बचा कर रखना पड़ेगा। पर इनके लिए साफ बने रहना ही मुश्किल था। वहाँ पे एक पादरी भी थे जो एक अजीब सी काले रंग की टोपी लगाए हुए थे, जो इनके चेहरे पे आ रही थी। अब बहन के बारे में पूछने पे पता चलता है कि इनकी बहन इनसे काफ़ी बड़ी थी। खूबसूरत शादी के जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी। बालों के चारों तरफ ढेर सारे फूल लगे थे। अब डॉक्टर विज ने उसे अपनी बहन को ध्यान से देखने को कहा, शायद इस जीवन से कोई कनेक्शन हो। कैथरीन ने कहा, यह बेकी है। बेकी? बेकी कैथरीन के इस जीवन में, यानी वर्तमान जीवन में जिसमें वो कैथरीन है, उसकी दोस्त और सहकर्मी थी।
वे काफ़ी करीबी थे, पर कैथरीन को बेकी का उसके मामलों में फैसलों में घुसना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि दोस्त हो, कोई परिवार की सदस्य थोड़ी ना हो। शायद इसी जीवन काल के कनेक्शन से या आदतन बेकी इतना ज़्यादा उसके जीवन में घुसती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके परिवार की सदस्य तो थी ही, और वो भी उसकी बड़ी बहन के रूप में, तो सलाह देना तो बनता ही था। लेकिन कैथरीन को पसंद नहीं था कि मेरे मैटर में इतना ज़्यादा घुस क्यों रही है ये। खैर, कैथरीन अपने इस जीवन के माता पिता को भी देखती है। माँ को तो वो नहीं पहचान पाती, पर पिता के रूप में उसने स्टुअर्ट को देखा। वो दोनों उसे बहुत चाहते थे। एक पिता के रूप में स्टुअर्ट बहुत अच्छा था कई मामलों में, उसके साथ खेलता भी था, पर उसे ये लगता था कि ये काफ़ी उपद्रवी है। कैथरीन का ढेर सारा सवाल पूछना उसे कभी कभी झुंझला भी देता था, गुस्सा हो जाता था। उसका कहना था कि स्कूल जाते हो ना, अपने शिक्षक से पूछना। स्टुअर्ट को काफ़ी काम करना पड़ता था, अपनी फार्म संभालनी पड़ती थी। इतना सब कुछ बताने के बाद कैथरीन चुप हो जाती है। इस जीवन काल से ज़्यादा कुछ तो जानने को नहीं मिला, पर स्टुअर्ट की एक बार पुनः वापसी, कैथरीन और बेकी का रिश्ता स्पष्ट हुआ कि क्यों वो इस जीवन में उसके फैसलों में इंटरफेयर कर रही थी। अब ये सत्र तो यहीं पे समाप्त हो गया। बढ़ते हैं एक और सेशन की तरफ, पर अगली वीडियो में।